चलिए जी। वेलकम टू द टेक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो है सेक्शन 44 AA में एंड रूल 6F भी पढ़ेंगे हम इसमें। 6F 1 3 4 कुछ सब रूल्स वगैरह भी हैं इसके अंदर। ये बेसिकली बात करता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पर्सन कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन। साहब, हमने इतनी भी डिस्कशन करा है पीजीबीपी हेड के अंदर, बहुत सारे सेक्शन। अब आपको अगर अपनी इनकम कंप्यूट करानी है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन बताता है कि साहब किसको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने चाहिए और कौन सी लिमिट है, ऐसी किस थ्रेशोल्ड। अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, क्या उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे? अगर कोई मेन प्रोफेशनल है, क्या उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे? कोई नॉन प्रोफेशनल है, क्या उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे? ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे सेक्शंस को। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने अपने नोट्स को ना बहुत शॉर्टकट नहीं रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है भाई, जैसे लिमिट्स होती हैं हमारी, जैसे हमारी यहाँ पर मान लीजिए कई जगह लिमिट्स आएंगी कुछ। ये थोड़ा सा डिटेल लेवल पे आएगा, ये पढ़ेंगे पूरी बात। जैसे मैंने ना एक एक पॉइंट को मैंने डिफाइन करा हुआ है यहाँ पर, सब पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं। अब इसमें देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ लिमिट्स दिख रही होंगी, जैसे ये 1,20,000 या 10 लाख या 2.5 लाख या 5 लाख, जो भी आपको यहाँ पे लिमिट्स दे रखी होंगी। मैं चाहता तो इन लिमिट्स को एक लाइन में लिख के डिफाइन करके ख़त्म कर सकता था। इस आप एक लाइन लिख देता कि अगर आपकी इतनी लिमिट है, अगर आपका सेल टर्नओवर या रिसिप्ट इतनी है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और अगर इन केस आपका सेल रिसिप्ट टर्नओवर इतना नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी लाइन हो जाती है। लेकिन कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करने में ना उन्हें रटना पड़ जाता है। मैं नहीं चाहता आप कोई चीज़ रटो, क्योंकि रटोगे कितना रटोगे, एग्जाम के टाइम पे जब आपको रिवीजन करना होगा, क्या रटी हुई चीज़ें आपको याद रिकॉल कर पाओगे? नहीं रिकॉल कर पाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता, बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट मुझे भी पता है एग्जाम के टाइम में टाइम नहीं होता है पूरी चीज़ों को रिवाइज करने का। इसलिए अगर आपने कोई चीज़ समझी हुई है तो वो दिमाग में जल्दी क्लिक करती है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, और मैंने अपने नोट्स में हर चीज़ को इंक्लूड करा है जो आपके स्टडी मटेरियल भी कहता है। भाई कई बार मैंने देखा है कुछ जगह कुछ नोट्स में, मैं किसी का नाम नहीं, सब सब अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन कुछ मैं देखता हूँ नोट्स में बहुत शॉर्टकट लिखी हुई चीज़, आधी ज़्यादा लिखी चीज़ें लिखी हुई नहीं है। जबकि अब आप अगर स्टडी मटेरियल में देखेंगे ना, स्टडी मटेरियल में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर कोई चीज़ स्टडी मटेरियल में मेंशन करी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ वो उसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है अगर वो स्टडी मटेरियल में मेंशन करी हुई है। तो मैंने अपने नोट्स में ये चीज़ बड़ी ध्यान दी है कि जो मैंने डेटा इसमें, जो भी मैंने इसमें जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया है, इसके अंदर स्टडी मटेरियल के भी अगर कोई एडिशनल पॉइंट हैं जो स्टडी मटेरियल में मेंशन करें, चाहे वो अलग से कोई नोटिफिकेशन हो या कोई सर्कुलर हो या कोई एडिशनल बातें हो या कोई एडिशनल सेक्शन हो, मैंने उन बातों को भी यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। और ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको स्टडी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पे जो मेंशन करी हुई है स्टडी मटेरियल में, अगर मुझे लगता है रेलिवेंट थी और होनी चाहिए, तो मैंने उसको अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके डाला हुआ है। राइट? तो इस प्रोविज़न को बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। टेक्निकल कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये सेक्शन बेसिकली बताता है कि किनको, मतलब प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल बंदे हैं या नॉन प्रोफेशनल बंदे हैं या जो बिजनेस करते हैं, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत है। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो कैसे इनकम कंप्यूट होगी? कोई भी असेसिंग ऑफिसर, अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को किसी की इनकम निकालनी है, मान लीजिए मैंने रिटर्न फाइल करी, बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट मैंने एक रिटर्न अपनी फाइल करी। अब रिटर्न फाइल करी, मैंने बताया भैया मेरी इनकम 10 लाख रुपए साल की मेरी इनकम है, मैंने रिटर्न फाइल कर दी। अब असेसिंग ऑफिसर, जो मेरा असेसिंग ऑफिसर है, जिसके जो मेरा असेसमेंट करेगा, जिस बोर्ड में वो फॉलो करता हूँ मैं, वो कहता है कि साहब आपकी इनकम 10 लाख नहीं, हमारे हिसाब से आपकी इनकम तो 15 लाख रुपए होनी चाहिए, और इसी बात पे हम आपके जरा देखना चाहते हैं आप किस हिसाब से आपने 10 लाख रुपए कैलकुलेट करें। तो मैं जब कहूँगा कि भैया मैंने 10 लाख रुपए अपनी इनकम निकाली है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए, कैश बुक होनी चाहिए, लेजर होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, बिल्स होने चाहिए। इस तरह से खर्चे वर्चे दुनिया भर की जो चीज़ें करता हूँ सारा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन होना चाहिए। तो यही सब बातें यहाँ पर होंगी।
किन किन बिलों को, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी किसी भी एसएससी का असेसमेंट करने के लिए, असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब बातें करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। चलिए, अब इस सेक्शन में ना दो कैटेगरी में बांटे गए लोगों को। एक तो होते हैं पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, और एक होते हैं कम पढ़े लिखे, मतलब स्पेसिफाइड प्रोफेशन, सर्टेन प्रोफेशन, और एक होंगे मेरे नॉन स्पेसिफाइड वाले। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्सन कैरिंग ऑन सर्टेन प्रोफेशन। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोफेशनल वालों की। अब प्रोफेशन में कौन होगा, अभी भी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। जैसे दूसरा वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 44AA, यहां पर हम बात करेंगे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, और कैरिंग ऑन बिजनेस, वहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, सीए, सीएस, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर, फिल्म आर्टिस्ट। ये क्या है, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। नॉन स्पेसिफाइड कौन से होंगे, जो ये सब नहीं है, जो नॉर्मल अपना बिजनेस प्रोफेशन करते हैं। नॉन स्पेसिफाइड है जो जब जिनमें कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, एक नॉर्मल अपना बिजनेस करे, वो मेरे नॉन स्पेसिफाइड। तो अभी हम बात करते हैं स्पेसिफाइड की। पर्सन कैरिंग ऑन सर्टेन बिजनेस प्रोफेशन। अब इस सेक्शन 44AA के अंदर, सेक्शन 44AA सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि कौन से सर्टेन प्रोफेशनल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पहले हम वो समझ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है कि पर्सन कैरिंग लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, or any other profession is as notified by the board in the official gazette, it's compulsory required to keep and maintain such books of account and document as may enable assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of income tax act। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल प्रोविजन कह रहा है। सेक्शन 44AA कहता है कि भैया अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल मतलब आप लीगल में हो, लॉयर वगैरह हो, मेडिकल में हो, या इंजीनियरिंग में हो, कंसल्टेंसी में हो, आर्किटेक्चरल हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हो, या ऐसे कोई भी प्रोफेशनल हो जिसे बोर्ड ने नोटिफाई कर रखा है ऑफिशियल गजट के द्वारा। इसका मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बता रखा है कि हम किसको प्रोफेशनल मानेंगे, और उनको उन लोगों पे सेक्शन 44AA लगेगा। और अगर सेक्शन 44AA लगेगा तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। ये बड़ी सिंपल सी बात उसने बोल दी है। हमें अभी इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पे इतनी सी बात पढ़ी कि कौन से प्रोफेशनल बंदे हैं। कहते हैं कि इन प्रोफेशनल बंदों को, जिन प्रोफेशनल बंदों को अभी हमने यहाँ पे बात करी है, प्लस वो लोग जिन्हें बोर्ड ने नोटिफाई कर रखा है ऑफिशियल गजट में। अब बोर्ड ने किसको नोटिफाई कर रखा है, अभी हम बात करेंगे किस किस को और बोर्ड बोलता है कि भैया इनको भी हम प्रोफेशनल मानेंगे। एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द ऑफिस इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड, जरूरी है भैया रखना तुम्हें, कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक ऑफ अकाउंट, ऐसी बुक ऑफ अकाउंट। अब कौन सी बुक ऑफ अकाउंट है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, कौन सी बुक ऑफ अकाउंट होनी चाहिए। भाई बुक ऑफ अकाउंट्स बोल दिया, डॉक्यूमेंट्स बोल दिया, लेकिन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, हम उसकी भी बात करेंगे। कहते हैं सच मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट एज में अनेबल द असेसिंग ऑफिसर। देखिए असेसिंग ऑफिसर मैंने एओ लिखा है, लेकिन आपको कभी भी एग्जाम में या आपको कभी भी अपने नोट्स में, एग्जाम में स्पेशली नोट्स में चलो लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में कभी भी इस तरह के एब्रीविएशन यूज मत करना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो तो यहाँ पे शॉर्टकट कई जगह टर्म्स यूज होती है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट, ईयर असेसमेंट, ऑफिसर, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। बट आप कभी भी अपने एग्जाम में नोट्स में कोशिश करो असेसिंग ऑफिसर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पूरा ही लिखो, जिससे असेसिंग ऑफिसर को अनेबल हो जाए उसकी इनकम को कंप्यूट करने का इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस तरह के अकाउंट्स मेंटेन रखो, इस तरह के डॉक्यूमेंट रखो। फिर से सेक्शन 44AA कहता है कि प्रोफेशनल भैया जो तुम मेडिकल का काम कर रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, सीए हो, सीएस, जो भी दुनिया भर के जो लोग हो, आपको ऐसे बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सके। अगर आप डॉक्यूमेंट ही मेंटेन नहीं रखोगे, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखोगे, तो कैसे असेसिंग ऑफिसर को पता चलेगा कि आपकी कितनी इनकम है। तो असेसिंग ऑफिसर को ये ज्ञात कर हो जाए, ये कैलकुलेट कर दे, इसलिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब एक छोटी सी बात है, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, ये आपके लेवल की चीज नहीं, मैं छोटा सा बता देता हूं। असेसिंग ऑफिसर में बेसिकली 3 कैटेगरी होंगी, या तो हो सकता है जॉइंट कमिश्नर, या हो सकता है असिस्टेंट कमिश्नर, या हो सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर। आपको इससे ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लेवल की चीज नहीं, फाइनल में डिटेल लेवल पर डिस्कशन होता है, तो आपके मतलब की चीज नहीं।
असेसिंग ऑफिसर या तो जॉइंट कमिश्नर होगा या असिस्टेंट कमिश्नर होगा या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। अगर छोटे मोटे केसेस है, छोटा मोटा असेसी है तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैंडल करेगा। उससे बड़ा मिड लेवल का कोई असेसी है तो असिस्टेंट कमिश्नर मैनेज करेगा। और अगर कोई हाई प्रोफाइल असेसी है, कोई कंपनीज है, टाटा या जो भी कंपनीज है, वो जॉइंट कमिश्नर उनका असेसिंग ऑफिसर होगा। इस तरह की हम बात छोटी सी याद रख लो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज पढ़ा था कि बोर्ड नोटिफाई करेगा एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द ऑफिशियल गजट। बोर्ड और बताएगा। ये जो प्रोफेशनल है वो तो है ही हैं, ये जो हमने यहाँ तक पढ़े हैं ना टेक्निकल कंसल्टेंसी, ये लोग तो है ही हैं प्रोफेशनल, ये तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है ही। हमने कहा अगर बोर्ड इनके अलावा किसी को कहता है तो उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी। कहाँ? सेक्शन 44AA1 के अंदर। अब बोर्ड कहता है कि किसको बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया, बोर्ड ने नोटिफाई करा है, किस किस को बोर्ड ने नोटिफाई करा है। कहता है कि एक तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन? अभी पढ़ते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैव बीन नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मेडिकल, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंट वगैरह जो पढ़े वो तो है ही स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। बोर्ड कह रहा है कि भैया जो अगर कोई किसी एसएससी का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, नीचे मैंने दे रखी है डेफिनेशन। अगर एसएससी का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या कोई फिल्म आर्टिस्ट है। अब फिल्म आर्टिस्ट में क्या हीरो हीरोइन ही हो सकते हैं या डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, बैकग्राउंड जो भी काम करते हैं वो सारे फिल्म आर्टिस्ट माने जाएंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई फिल्म आर्टिस्ट को किसको माना जाए, चलिए वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बोर्ड कहता है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं, उनको भी हम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की कैटेगरी में ही रखेंगे और उन पर सेक्शन 44AA1 एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी ताकि असेसिंग ऑफिसर उनकी इनकम को कंप्यूट कर सके एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इतनी सी अभी तक हमने बात पढ़ी, ठीक है। अभी तक कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज है। मैं फिर कह रहा हूं कि साहब यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी ना आपको लगेगा यार इतना सारा तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना तो हमने कहीं नोट में पढ़ा नहीं। लेकिन आप अपने स्टडी मटेरियल को भी अगर उठा के देखोगे ना, आपको ये सारा डेटा वहां पे भी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैंने कॉपी पेस्ट करा, ऐसा नहीं होता। कॉपी पेस्ट तो अल्टीमेटली एक्ट तो सब जगह एक ही होगा, लेकिन वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ आपके मटेरियल में होनी चाहिए। तो मैंने, अब ये बहुत लेंदी लग रहा है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है, फिर फिल्म आर्टिस्ट भी है, फिर एक अलग कैटेगरी भी है। लेकिन दोस्तों एक बार पढ़ के समझ लोगे ना, फिर दिक्कत नहीं है कि छोटा कर दूंगा तो उसको बार बार तुम्हें रटना पड़ेगा, हर बार भूलोगे, हर बार रटना पड़ेगा। अभी तक हमने जो जितनी चीज पढ़ी हमें क्लियर है साहब। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में बहुत सारे लोग आते हैं। बोर्ड ने भी कुछ नोटिफाई कर दिया। बोर्ड ने किसको नोटिफाई कर दिया? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को कर दिया, फिल्म आर्टिस्ट को कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को कर दिया। सिंपल सी बात है। अब हमें समझना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, अब वो समझ लेते हैं जरा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे पर्सन को, एनी अदर पर्सन, ऑन पेमेंट ऑफ एनी फी और रेम्युनरेशन बिफोर एनी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी constituted or appointed by under any law for the time being in force but does not in। अभी इसको छोड़ दो, पहले यहां तक पढ़ लो। देखिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को अपनी फीस लेता है और उसको रिप्रेजेंट करता है किसी ट्रिब्यूनल के आगे। अब यहां पर हमें सबसे बड़ी बात आएगी, क्या लॉयर भी तो यही काम करता है? लॉयर भी तो रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, अपने क्लाइंट का वो प्रेजेंट ही तो करता है ट्रिब्यूनल या किसी कोर्ट या किसी अथॉरिटी के आगे अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करता है। हाँ साहब बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, उसका भी यही काम होता है। लेकिन आगे भी कुछ और बातें लिखी हुई हैं, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई भी ऐसा इंसान होता है जो किसी दूसरे पर्सन को, किसी अदर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कहां पर रिप्रेजेंट करता है? ट्रिब्यूनल में या किसी अथॉरिटी के आगे। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? उसका काम ही यही है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ऑथराइज करा गया है। किसने? क्लाइंट ने ऑथराइज करा कि भैया ये मेरे केस को प्रेजेंट करेगा अथॉरिटी के आगे, ट्रिब्यूनल के आगे, और इसके बदले में मैं उसको फीस वगैरह जो दे रहा हूं वो तो दे ही रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो फीस के बदले काम ले रहा है। इसका मतलब वो भी इनकम कमा रहा है। अगर वो इनकम कमा रहा है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। यहाँ पे यही बात तो हो रही है
कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तुमको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम भी तो फीस के बदले किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन कहता है लेकिन इंक्लूड नहीं किया जाएगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। किसको? उस पर्सन के एम्प्लॉय को। मान लीजिए उस पर्सन ने कहा कि भैया मेरा एम्प्लॉय है, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा। नहीं सर, आपका एम्प्लॉय ऐसे नहीं होगा कि आपने इसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, ये तो आपके अकॉर्डिंग सारा काम करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपके अकॉर्डिंग सब मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं। एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए तो रिप्रेजेंटेड, और अ पर्सन कैरिंग ऑन लीगल प्रोफेशन, या कोई पर्सन लीगल प्रोफेशन कैरी कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? लीगल प्रोफेशन वाला क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसको हम ऑलरेडी ऊपर डेफिनेशन में कवर अप कर चुके हैं, तो वो तो लीगल वाला बंदा वहां पे ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसके अलावा अगर कोई है, भाई हमने यहाँ पे पढ़ा था ना प्रोफेशनल, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में पर्सन कैरिंग लीगल, इसको जब हम यहां पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसके अलावा अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना है फीस के बदले में, उसने अपने एसएससी को या क्लाइंट को किसी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के आगे प्रेजेंट करा है, लेकिन वो लीगल प्रोफेशन में नहीं है, मतलब एडवोकेट नहीं है, लॉयर नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो ऐसे इंसान को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा और उसके को भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत होगी। या वो पर्सन नहीं होना चाहिए प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी मतलब चार्टेड अकाउंटेंट भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन हमने उसको यहां पे कवर कर तो दिया अकाउंटेंसी वाले को। तो अब जब हमने इसको ऊपर कवर कर दिया है, तो फिर हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में भी कवर कर दें, तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉयर और सीए को कवर कर दिया, अब उसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी कवर करो? नहीं सर, जो चीज हमने ऑलरेडी ऊपर कवर करी है वो तो हो ही गई है। लॉयर और सीए तो ऊपर कवर कर ही दिए हैं, इनके अलावा अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के आगे फीस के बदले में, तो ऐसे इंसान को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए उस पर्सन का जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एम्प्लॉय या लीगल प्रोफेशन में या अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, क्योंकि लीगल और अकाउंटेंसी प्रोफेशन को हमने ऊपर कवर कर दिया है। इनके अलावा अगर कोई भी इंसान ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला काम कर रहा है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत होगी। पहली बात क्लियर होगी, ये तो हमने क्लियर के लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। अब हमारी दूसरी बात आ रही है कि सब फिल्म आर्टिस्ट। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि फिल्म आर्टिस्ट मतलब शाहरुख खान साहब है, शाहरुख खान साहब को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत हुई? सेक्शन, देखिए हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है सेक्शन के अकॉर्डिंग। सेक्शन 44AA कहता है कि अगर आप फिल्म आर्टिस्ट हो, क्यों बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया, हमने कहा ना जिस बोर्ड ने जिसको नोटिफाई करा, बोर्ड ने नोटिफाई करा है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, फिल्म आर्टिस्ट को, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरीज को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को। अब बोर्ड कहता है कि फिल्म आर्टिस्ट तुम भी एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, तुम भी काम करो, तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब शाहरुख खान साहब को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे क्योंकि फिल्म आर्टिस्ट है वो। हाँ साहब सही बात है, फिल्म आर्टिस्ट है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर यह आता है, अरिजीत सिंह ने साहब ने गाने गाए का पैसा कमाया, बुक्स ऑफ अकाउंट उनको मेंटेन रखने पड़ेंगे? क्या वो फिल्म आर्टिस्ट हैं? फिल्म आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस से नहीं होता है, हीरो हीरोइन से नहीं होता है। फिल्म आर्टिस्ट का मतलब बहुत सारे वो लोग होते हैं जो उस किसी मूवी को बनाने में काम कर रहे हैं, गाने में काम कर रहे हैं, या किसी मूवी की जो टीम होती है। अब यहां पे देखिए, फिल्म आर्टिस्ट फॉर द अफर्सेड पर्पज मीन्स एनी पर्सन एंगेज इन प्रोफेशनल कैपेसिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म, उसके फिल्म के प्रोडक्शन में, वेदर प्रोड्यूस्ड बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन, एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिक्स, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर एंड अ ड्रेस डिजाइनर। इसका मतलब ये हुआ कि मूवी बनाने के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता होती है, जिन जिन लोगों का योगदान होता है किसी मूवी को बनाने में, किसी मूवी के में काम करने में, जिन्होंने भी काम किया है, वो सारे के सारे फिल्म आर्टिस्ट है, और उनके द्वारा कमाई हुई इनकम को उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्यों? सेक्शन 44AA बोलता है ताकि असेसिंग ऑफिसर उनकी इनकम को कंप्यूट कर सके एज पर इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि फिल्म आर्टिस्ट में सिर्फ एक्टर ही एक्टर ऐसा नहीं, सब ऐसा नहीं होता। फिल्म आर्टिस्ट के अंदर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिक्स, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिजाइनर, सब के सब हमारे फिल्म आर्टिस्ट ही माने जाएंगे। तो इस तरह से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिल्म आर्टिस्ट के बारे में भी जो डिटेल डिस्कशन था वो ये था।
बाकी कंपनी सेक्रेटरीज के बारे और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हम जानते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हमारे भाई होते हैं, और इन्फॉर्मेशन टेक्नो आईटी प्रोफेशनल जो अपनी कंसल्टेंसी देते हैं आईटी के क्षेत्र में, आईटी के फील्ड में, उनको भी नोटिफाई करा गया है। इसका मतलब उन लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। ये हुआ हमारा सेक्शन 44AA का सब सेक्शन। ठीक है, अभी हमने देखिए, अभी हमने सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि साहब किसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। अब जरा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए आगे क्या बात बोली है। देखिए मैं मेरे नोट्स में आप बड़ा ध्यान दिए, बड़े सिस्टमैटिक चीज़ों को मैंने रखा है कि मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि भैया किसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने हैं, मेरे कौन से स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट में डिफाइन करना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। पहले तो मैंने भाई देखिए, मैंने बात कर ली कि भाई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के बाद मैंने बताया कि बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा वो रूल जिस रूल में बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी कैप्ट। अभी तक हमने बात करी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन है, हमने यही तो बात करी ना कि भाई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन है जिन पे सेक्शन 44A लगेगा। अब हमने जब ये डिफाइन कर लिया कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन है, अब हमें ये बात समझनी है कि साहब इनको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने हैं। हम तो यही हल्ला मचा रहे बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे भैया कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट रखें? कैश बुक रखें, जनरल रखें, बैलेंस शीट रखें, P&L रखें, रिसिप्ट रखें, बिल रखें, ओरिजिनल बिल रखें, या कैश रिसिप्ट रखें, वाउचर रखें, क्या रखें, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रखें भैया भी तो बताओ ना। कहते शांत रहो, सब पता चलेगा। तो बोर्ड कहता है, बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करे हैं क्या? रूल। क्या प्रिस्क्राइब करें? रूल। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्विंग इन्वेंट्रीज वेयर नेसेसरी। अगर इन्वेंट्री भी कहीं है तो इन्वेंट्री के बारे में भी बताया कि भाई इन्वेंट्री भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। टू बी केप्ट एंड मेंटेन द पर्टिकुलर टू बी कंटेन्ड देयरिन एंड द फॉर्म एंड द मैनर इन विच द प्लेस एट विच दे शैल बी केप्ट एंड मेंटेन। अब देखिए, बोर्ड कहता है कि भैया हमने ना रूल बनाए हैं कुछ। क्या रूल है? वो रूल अभी हम पढ़ेंगे, रूल 6F वगैरह में आता है। हमने, बोर्ड कहता है कि भैया हमने ना रूल बना दिए, उस रूल में हमने सारी बातें लिख दी है। क्या क्या? कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे, या बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ कौन से अदर डॉक्यूमेंट भी मेंटेन रखने पड़ेंगे, क्या इन्वेंट्री की डिटेल भी रखनी पड़ेगी, किस तरह से रखना पड़ेगा, क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, किस फॉर्म और किस मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे, और आपको कहां पर, किस प्लेस पर वो रखने पड़ेंगे। हमने सारी की सारी बातें रूल 6F में बता दी गई हैं। अभी तक आपने सेक्शन 44AA में सिंपल इतनी बात पढ़ी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट अब रखें, तो हमने रूल 6F के बारे में थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। बोर्ड ने कह दी कि भाई ये रूल 6F देख लो, हमें नहीं पता। अब हम आते हैं रूल 6F की तरफ। आगे क्या है? रूल 6F हैज प्रिस्क्राइब द बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अभी जो हमने ऊपर स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है वो हमने समझ लिया। रूल 6F में बताया गया है कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे स्पेसिफाइड पर्सन को। ठीक बात है। ए पॉइंट हमने पढ़ लिया, रूल बता रहा है। ए पॉइंट में बोला कि भाई बोर्ड कह रहा है कि रूल में जाके झांक लो। अब बी कह रहा है, बी कहता है रूल क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन अंडर सेक्शन 44AA। ये सब सेक्शन इसका 3 और इसके अंदर रूल 6F की बात करी गई है। कहता है कि एज पर रूल 6F1, एज पर रूल 6F1, पर्सन कैरिंग लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो बोर्ड ने डिफाइन करा है, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड, देखिए ये इसके अलावा एक कंपनी CS और IT प्रोफेशनल्स, ये भी ऐड कर लेना। इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, या फिर इसको अगर इंक्लूड नहीं करना तो यहां पे लिख दो प्लस ऑथराइज बाय बोर्ड। और ऑथराइज बाय बोर्ड में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, फिल्म आर्टिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी, IT प्रोफेशनल। इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स। अब 6F में कह दिया कि भैया 6F में मैंने क्या बात बताई कि 6F कह रहा है ना कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने, तो 6F कह रहा है कि भैया ये जो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, वो हम बता रहे हैं कि आपको कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। 6F1 कह रहा है। अब लेकिन ये प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं भाई? 6F1 ने सिंपल बोल दिया कि पर्सन कैरिंग प्रोफेशनल लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, IT प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल 6F1। लेकिन वो कौन से प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट है? तो रूल 6F2 में आ जाइए अब जरा। अब यहां देख लीजिए कौन कौन से होने चाहिए। अब यहां पर आती है मेन आपकी बात, कौन से
अभी तक जो हम इतनी देर से कह रहे हैं भैया कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट, अब हम बात करते हैं कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। और अब हमें बताया है रूल 6F2 में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट कहता है कि भैया कैश बुक मेंटेन रखो। बिल्कुल सही बात है, कैश बुक मेंटेन रख लिया। आपका जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है आप कैश बुक में एंट्री करते हो तो कैश बुक मेंटेन रखो। जनरल बुक मेंटेन रखो इफ अकाउंट्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो जनरल एंट्री वगैरह प्रोसेस कर रहे हो तो जनरल वगैरह मेंटेन रखो, ठीक बात है। लेजर बुक मेंटेन रखो, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप अगर प्रोफेशनल हो, आपका बिजनेस चल रहा है, प्रोफेशनल हो, तो अपना लेजर वगैरह तो मेंटेन रखोगे ना, लेजर मेंटेन रखो। इनसे क्या है, देखिए ये सब वो डॉक्यूमेंट है जिससे असेसिंग ऑफिसर को उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल की इनकम को कैलकुलेट करने में ईजी होगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना भाई मैंने कहती 20 लाख मेरी इनकम है, असेसिंग ऑफिसर कहते नहीं सब बंदे का काम ही बहुत मोटा है, 35-40 लाख से कम नहीं कमा रहा, तो असेसिंग ऑफिसर हवा में नहीं बोल सकता ना। वो कहेगा भैया एक बात बताइए, आप एक काम किए मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट ले आइए अपने। आपने देखा होगा कभी भी कहते हैं ना बुलावा आता है इनकम टैक्स से, तो वो पूरे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ले आओ अपने, अकाउंट्स ले आओ अपने। उसमें अकाउंट्स में क्या क्या हो सकता है, कैश बुक ले आओ, जनरल ले आओ, लेजर ले आओ। उसके अलावा कार्बन कॉपीज ऑफ बिल और काउंटर फॉइल ऑफ मशीन नंबर और अदरवाइज सीरियली नंबर रिसिप्ट इशूड बाय हिम एक्सेप्टिंग इफ द बिल्स और रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट लेस देन 25। अब देखिए आपने मान लीजिए किसी को कोई सामान बेचा है, तो जब मिस्टर ए है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये एसएससी हैं, ये मान लीजिए एसएससी हैं, इन्होंने अगर किसी को कोई सेल करी है तो जाहिर सी बात है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम करते हैं या ये प्रोफेशनल है, अब प्रोफेशनल ने कोई कंसल्टेंसी वगैरह दी तो उन्होंने बिल देंगे, बिल सामने वाले को बिल देंगे। तो जब सामने वाले को ओरिजिनल बिल दे देंगे तो इसका मतलब मिस्टर ए को अपने पास कॉपी रखनी होगी ना। आपने ध्यान दिया, आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो या किसी से कोई कंसल्टेंसी ली तो आपको ओरिजिनल बिल मिलता है और सामने वाला बंदा जिसने आपको बिल दिया वो अपने पास एक बिल की कॉपी रख लेता है। तो वही बात है कि सब कार्बन कॉपीज की बिल की रखो या फिर काउंटर फॉइल ऑफ मशीन नंबर और अदरवाइज सीरियल नंबर रिसिप्ट इशूड बाय हिम एक्सेप्टिंग, अब ये एक्सेप्टिंग छोड़ दो, इशूड बाय हिम। अब मान लीजिए अमाउंट छोटी थी या आपने बिल वगैरह नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, आप वो देते हो रिसिप्ट वगैरह देते हो ना। अब रिसिप्ट में क्या होता है, काउंटर फॉइल क्या होता है, देखिए भाई आपको एक ऐसी रिसिप्ट मिलती है, आपने पेमेंट करी, मान लीजिए मिस्टर ए असेसी हैं, इनको किसी ने पेमेंट करी है तो इन्होंने चढ़ा दी पेमेंट 1000 रुपये और वो रिसिप्ट का ये वाला पोर्शन सामने वाले व्यक्ति को दे देंगे और ये वाला जो पोर्शन इसे काउंटर फॉइल बोलते हैं। ये कहता है कि ये काउंटर फॉइल अपने पास रखो। भाई आपने अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी दी तो आपने उसको बिल दे दिया होगा और बिल आपने ओरिजिनल अपने क्लाइंट को दी थी, तो ओरिजिनल कार्बन कॉपी तो आप ही के पास होगी ना मिस्टर ए, क्योंकि कार्बन कॉपी तो आपके पास होनी ही चाहिए क्योंकि आपने बिल दिया है। अच्छा आप कह रहे हो आपने बिल नहीं दिया था, आपने रिसिप्ट इशू करी थी, मतलब रिसीट दी थी, आपने एक्सपेंडिचर से पैसे लिए और अब उस पैसे की रिसीविंग दे दी कि भैया मैंने आपसे पैसा ले लिया। तो उस पैसे जब आप दोगे तो रिसिप्ट का आधा पोर्शन ए अपने पास रखेंगे। आपने देखा होगा ना काउंटर फॉइल वो आधा पोर्शन अपने पास रखते हैं, बाकी आपको दे देते हैं। और वो कहता है वो काउंटर फॉइल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं कोई भी काउंटर फॉइल उठा के दे दोगे, उसमें प्रॉपरली सीरियल नंबर होनी चाहिए, वो भी मशीन से, मशीन नंबर और अदरवाइज सीरियली नंबर्ड रिसिप्ट होनी चाहिए, प्रॉपर सीरियल नंबर होना चाहिए उसमें, इश्यूड बाय हिम, उसके द्वारा जो इश्यू करा गया है। लेकिन अगर बिल या रिसिप्ट लेस देन 25 है, मतलब 25 रुपए से अगर कम के बिल या 25 रुपए से कम की रिसिप्ट थी, तो ऐसे केस में देखिए ना कोई बिल देगा ना ही रिसिप्ट होती। तो गवर्नमेंट भी कहती है, इनकम टैक्स भी कहता है कि देखिए अगर 25 रुपए से कम की आपने सर्विस दी है, आप क्या ही काम कर रहे हो, या 25 रुपए से कम का कोई सामान भेज दिया, 25 रुपए कम से कोई कंसल्टेंसी दे दी, या 25 रुपए से कम से आपने कोई पेमेंट रिसीव करी है, अब उसके लिए क्या बिल और वाउचर मेंटेन रखोगे या क्या उसके लिए काउंटर फॉइल मेंटेन रखोगे, छोड़ो जाने दो। लेकिन हम कह रहे हैं लेस देन 25, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 रुपए और मोर है, 25 रुपए या उससे ज्यादा की आपने कंसल्टेंसी दे दी या 25 रुपए उससे ज्यादा की आपने पेमेंट रिसीव्ड करी है और आपने काउंटर फॉइल का पन्ना रखा और बाकी रिसिप्ट सामने वाले को दे दी, तो भैया आपको पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा। ये सिर्फ हम 25 रुपए तक की आपको छूट दे रहे हैं, इसके अलावा तो आपको रखना ही पड़ेगा पूरा मेंटेन। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, ओरिजिनल बिल इश्यूड टू द पर्सन and receipt of expenditure incurred by the person or where such bill or receipt are not issued and the expenditure incurred does not exceed 50 रुपए, पेमेंट वाउचर prepared and signed by the person। अभी क्या है, अभी तक तो मैंने आपने बिल इशू करा था, अब आपने मान लीजिए कहीं से कंसल्टेंसी ली है, अब मैं मान लीजिए मैं एक सीए प्रोफेशनल हूं, मैंने किसी से कंसल्टेंसी ली, मान लीजिए मैंने आईटी की कंसल्टेंसी,
अब मैंने जब ITQ की कंसल्टेंसी ली होगी तो मैंने उस बंदे को मान लीजिए 5,000 रुपये की पेमेंट करी उसकी कंसल्टेंसी की, तो वो बंदा मुझे ओरिजिनल बिल देगा, हाँ सब मेरे पास ओरिजिनल बिल आ जाए। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं अपने ऑफिस में एक IT कंसल्टेंसी ली मैंने, और मेरे पास वो ओरिजिनल बिल आ जाएगा, ठीक बात है। मेरे पास वो ओरिजिनल बिल मुझे मेंटेन रखना पड़ा, क्यों? क्योंकि जब मैं अपने खर्चे कट दिखाऊंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उन खर्चों का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं दिखाऊंगा भैया मैंने IT प्रोफेशनल की फीस दी है और इसके बदले में मैंने 5,000 रुपये की पेमेंट करी है। 5,000 की पेमेंट करी है तो कहीं ना कहीं आपने बिल भी तो होगा ना आपके पास वो 5,000 रुपये का। हाँ ओरिजिनल बिल है, तो वो ओरिजिनल बिल मेंटेन रखो। क्यों? आप क्योंकि आपने खर्चे करे हैं, उस खर्चे की सपोर्टिंग भी तो चाहिए, तो ओरिजिनल बिल होना चाहिए। या फिर आपने और कोई खर्चे करें उसकी आपके पास रिसीट होनी चाहिए। आपने किसी को कोई पेमेंट करी, मान लीजिए कोई छोटी मोटी पेमेंट करी है आपने, मैं प्रोफेशनल माने किसी को छोटी मोटी पेमेंट करी और उस बंदे ने मुझे बिल नहीं दिया, तो भैया मैं कहूँगा मुझे कोई छोटी सी रिसीट ही दे दे। कौन सी रिसीट होगी? जिसकी काउंटर फॉइल वो रखेगा और मुझे वो वाली रिसीट का पोर्शन दे देगा। ऊपर वाले पार्ट में हमें बिल मेंटेन रखने पड़े। मैंने काउंटर फॉइल मैंने पेमेंट करी थी, या सॉरी मैंने पेमेंट रिसीव करी थी, तो मैंने काउंटर फॉइल में एंट्री कर दी, बाकी पेमेंट उससे ले ली। अब यहां पर मैंने पेमेंट करी है, मुझे पेमेंट करी, मैंने पेमेंट करी है, मेरे खर्चे हुए हैं, तो मुझे क्या देगा सामने वाला? वो रिसीट दे देगा अगर बिल नहीं दे रहा है, तो वो रिसीट मेरे पास होनी चाहिए। रिसीट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन और वेयर सच बिल और रिसीट आर नॉट इशूड। लेकिन अगर ऐसी बिल और रिसीट इशू नहीं करी गई है, क्यों नहीं करी गई है? क्योंकि ऐसे बिल या खर्चे 50 रुपए से ज्यादा नहीं थे। डज नॉट एक्सीड 50 रुपए। 50 रुपए तक के खर्चे एंड द एक्सपेंडिचर इनकॉर्ड डज नॉट एक्सीड, मतलब 50 रुपए तक के आपने अगर खर्चे करे हैं तो भैया हो सकता है आप बिल या रिसीट मेंटेन ना करें। ऐसा भी खर्चे होते हैं, हाँ हो। चाय का खर्चा है, TFM में रोज 36 क्लाइंट आते हैं, चाय का खर्चा तो होता ही है ना। अब मैंने चाय वाले से चाय मंगाई, मैंने कहा भैया 4 चाय ला दे। हाँ कह दो जी साहब दिया है, वो 4 चाय रामू काका थे, 4 चाय लेके आ गए। अब मैंने उनसे कहा देखिए मैंने तुम्हें 40 रुपए दे रहा हूँ चाय के, इस 40 रुपए का मुझे बिल दे दो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 44 AA में लिखा है और रूल 6F2 भी कहता है कि आप जो भी खर्चे करो ना उसका ओरिजिनल बिल ले लो या फिर आप रिसिप्ट ले लो खर्चों की। चाय वाले कहेगा भैया मैं बिल तो दे नहीं सकता, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं जो मैं रिसिप्ट काट के दे दूं। अब ये भी दिक्कत है साहब, फिर क्या करें? हम एक काम करते हैं, अगर वो खर्चा 50 रुपए तक से ज़्यादा नहीं है, मतलब 50 रुपए तक का है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, छोड़ो, मत रखो, मत मेंटेन रखो। लेकिन मान लीजिए 50 रुपए से ज़्यादा का खर्चा था, मैंने 7-10 चाय मंगाई, 100 रुपए का खर्चा है। अब फिर चाय वाला तो अभी भी मुझे बिल नहीं देगा, ना ही चाय वाला कोई मुझे रिसीट देगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक वाउचर बना लेता हूँ, मैं एक वाउचर बना लूंगा। क्या हो गया भाई? मैं एक वाउचर बना लूंगा और कहूंगा पे टू रामू काका 100 रुपये, 10 चाय इंटू 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की चाय, और रामू काका से ये मैं साइन करा लूंगा और ये वाउचर अपने पास में मेंटेन रख लूंगा। तो मेरा हो गया ना, मैंने खर्चा कर दिया, मेरे पास रिसिप्ट की, एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट की। तो कहते यही बात बोलता है कि एन एक्सपेंडिचर डज नॉट इनकर डज नॉट एक्सीड 50 रुपये, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय द पर्सन, original bill issued to the person and receipt of expenditure incurred by the person, or where such bill or receipt are not issued and expenditure incurred does not exceed 50 rupees, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड, मतलब अगर ये हुआ कि अगर 50 रुपए से ज्यादा नहीं थी, कम अमाउंट थी, तो अब पेमेंट वाउचर वगैरह बना लो, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय द पर्सन, ऐसी मतलब मैं बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मान लीजिए 2 4 10 चाय मंगाई मैंने, जो भी मेरे खर्चे 50 रुपए से कम थे, तो मैं बिल नहीं होगा। अब भाई 50 रुपए के खर्चे के लिए बिल चाहिए भी नहीं, ये रिसिट एक्सपेंडिचर चाहिए नहीं, एक पेमेंट वाउचर बना दो। मैंने 2 चाय मंगाई, 20 रुपए का मैंने पेमेंट वाउचर बनाया, सामने रामू कागज से साइन करा लिया, वो रिसिट मैंने अपने पास रख ली, ये मेरे खर्चे में डाल दूंगा, तो मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट सिंपल बोर्ड ये कह रहा है कि साहब आप चाहे खर्चे करो चाहे खर्चे मिले आपको, चाहे आप कहीं पर पेमेंट कर रहे हो तब भी बिल मेंटेन रखो, और आपको अगर कोई पैसा मिल रहा है उसके भी बिल मेंटेन रखो। आपने किसी को कोई कंसल्टेंसी दी तो आपके पास कार्बन कॉपीज होनी चाहिए जो आपने बिल इशू करा, आपने किसी से कंसल्टेंसी ली आपके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए, बिल नहीं है तो भैया रिसिट एक्सपेंडिचर रिसीट होनी चाहिए, काउंटर फॉइल होनी चाहिए, सीरियल नंबर, और ये सब भी नहीं है। अगर आपने कहीं खर्चा करा है तो पेमेंट वाउचर में साइन वगैरह करा के वो अपने पास रख लो, क्योंकि 50 रुपए से ज्यादा, ठीक है। तो 50 रुपए तक का अगर खर्चा फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट वाउचर वगैरह बना लो, लेकिन अगर इससे ऊपर का तो आपको प्रॉपर मेंटेन रखना ही पड़ेगा, बिल विल मेंटेन रखने पड़ेंगे ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, इसके बाद क्या है आगे? आगे एक छोटी सी बात और लिखा है,
कहता है कि आपको पेमेंट वाउचर रखने की भी जरूरत नहीं है, वाउचर भी मत मेंटेन रखो। वाउचर मेंशन अबव, ये वाले वाउचर मेंशन अबव मे नॉट बी प्रिपेयर्ड इफ द कैश बुक मेंटेन बाय द पर्सन कंटेन एडिक्वेट पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। कहता है कि अगर आपने कैश बुक मेंटेन कर रहे हो ना, तो चलिए आप वाउचर भी मत मेंटेन रखो। लो, ये भी छोटी सी बात है, आपने 10 20 50 रुपए के लिए क्या वाउचर बार बार काट के दोगे, साइन करवाते रहोगे। आप कैश बुक मेंटेन रख लो, कैश बुक में एंट्री करते रहो, हम आगे वही चेक कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी लिबर्टी भी दे रहा है कि भाई इतनी भी टेंशन ना लो, छोटे मोटे खर्चे ऑफिस में बहुत होते रहते हैं। वाउचर वाउचर कहाँ मेंटेन रखोगे, काम करो ना, कैश बुक ही मेंटेन रख लो। तो वाउचर मेंशन अबव मे नॉट बी प्रिपेयर्ड इफ द कैश बुक मेंटेन बाय द पर्सन कंटेन एडिक्वेट पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम। वाउचर मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है अगर आप कैश बुक मेंटेन रख रहे हो। तो रूल 6F1 में बोला कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो, और रूल 6F2 कहता है कि क्या क्या मेंटेन रख लो, कैश बुक मेंटेन रखो, जनरल मेंटेन रखो, लेजर मेंटेन रखो, कार्बन कॉपीज वगैरह मेंटेन रखो, काउंटर फॉइल सीरियल नंबर वाली मेंटेन रखो, ओरिजिनल बिल इश्यू रखो, या रिसिट एक्सपेंडिचर रखो, और अगर छोटे मोटे खर्चे के लिए वाउचर वगैरह साइन करा कर रखो। और अगर वाउचर नहीं रख रहे हो, कैश बुक मेंटेन रखे हो, तो वाउचर की भी जरूरत नहीं है। इतनी सी हमारी अभी तक रूल 6F2 में बात चल रही थी। ये था हमारा रूल 6F1 और रूल 6F2। अब जरा हम वापस से एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या क्या बातें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि साहब पर्सन कैरिंग ऑन सर्टेन प्रोफेशन, सर्टेन प्रोफेशन के कौन से लोग होते हैं, हमने पढ़ा सेक्शन 44AA1 में, कि वो प्रोफेशनल जो कि लीगल हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चरल हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, अकाउंटेंसी में, टेक्निकल कंसल्टेंसी में, या कोई प्रोफेशनल जिसे नोटिफाई करा है बोर्ड ने, और बोर्ड ने नोटिफाई करा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, फिल्म आर्टिस्ट को, कंपनी सेक्रेटरी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को। ये मेरे सारे होते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। सेक्शन 44AA कहता है इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ साहब बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेक्शन 44AA3 में गए तो उसने कह दिया कि भैया हमने तो रूल बताए हुए हैं, हमने तो रूल बताए हैं, आप जाके रूल देख लो और रूल के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रख लो। तो रूल हम गए रूल में, रूल पता चला 6F1 रूल है। 6F1 रूल में कहा हाँ भैया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे इन प्रोफेशनल को। कौन से बुक ऑफ अकाउंट, हमने कहा रूल 6F2 में चले जाओ। रूल 6F2 में जब गए तो उसने बताया कि आपको मेंटेन रखना पड़ेगा कैश बुक, जनरल, लेजर, कार्बन कॉपीज, काउंटर फॉइल ऑफ मशीन नंबर, ओरिजिनल बिल, वाउचर, रिसिट एक्सपेंडिचर, और अगर कैश बुक मेंटेन रख लो तो वाउचर मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। रूल 6F2 में बात बोल दी गई। अभी तक हमने इतनी बात पढ़ी। अब हम आगे जरा पढ़ते हैं रूल 6F3 में। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं रूल 6F1 हमने समझ लिया कि वो कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो, ये प्रोफेशनल। रूल 6F2 में क्या कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे हमने वो पढ़ लिया। अब रूल 6F3 क्या कहता है कि एज पर रूल 6F3 पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन शेल इन एडिशन टू द अबव, जो हमने ऊपर पढ़े लेजर, कार्बन लेजर, कैश बुक या जनरल वगैरह, इनके अलावा मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप डॉक्टर हो तो आपको इनके अलावा कुछ एडिशन में भी मेंटेन रखना पड़ेगा। इन एडिशन टू द अबव बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग ऑल्सो।